Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 3 ऊर्जा के स्रोत। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, गैर परंपरागत किसे कहते हैं। बेसिकली वो जो टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ साथ हम नए तरीके अपनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि हम नए विकल्पों की खोज कर रहे हैं। तो फिर सवाल आता है क्यों। ठीक है, अगर मान लो आजकल देख रहे हो आप, देश में कोरोना वायरस चल रहा है, तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, रोज एक नई टेस्ट किट पता लगती है हमें कि आज एक नया टेस्ट किट खोजा गया है जिसकी कीमत पहले से क्या होगी, कम होगी। या वैक्सीन की खोज में दिन रात लोग लगे हुए हैं। तो क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि उसका हमें इलाज नहीं पता लगा अभी तक। तो कहीं ना कहीं कोई समस्या है, तभी तो हम लोग लगे हुए हैं ना उसको। तो वैसे यहाँ पर समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि सबसे पहली तो ये है कि जीवाश्म ईंधन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो क्या है, लिमिटेड है, और वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो, जीवाश्म ईंधन जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि वो लंबे समय तक अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो हम चाहते हैं कि भाई उसकी जगह हम किसी और चीज़ पर डिपेंड हो जाए। ठीक है। और तीसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए। आप देख रहे होगे आजकल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 30-32 दिन हो गए लॉकडाउन के भारत में, और इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज जो देखने को मिल रहा है वो लगभग पिछले 30-40 साल में नहीं मिला। ठीक है। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जीवाश्म ईंधन का यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बंद है। ठीक है, गाड़ियाँ नहीं चल रही इतनी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है, तो जैसे कि सौर का मतलब क्या होता है, सूरज। ठीक है, तो सूरज की जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो सौर स्थिरांक क्या होता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1.4 किलो जूल स्क्वायर मीटर होती है। ठीक है, या 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो है प्रति वर्ग मीटर में 1 सेकंड में वो कितना छोड़ता है, 1.4 किलोवाट। ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऊर्जा सौर का स्थिरांक। ये रही डेफिनेशन, आप इसको याद कर लेना। ऊर्जा, सौर ऊर्जा की युक्तियाँ क्या होती है, मतलब क्या क्या सामान इसमें लगता है। तो भाई एक तो सौर कुकर लगता है, एक सौर जल तापक हो सकता है, और एक होता है सोलर जेल, सोलर सेल। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। ठीक। तो बेसिकली क्या है कि सौर कुकर के अंदर हम खाना पकाने का काम करते हैं। ठीक है। सौर जल तापक मतलब इससे हम क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं। ठीक है। और सौर सेल जो कि बेसिकली क्या करते हैं, बिजली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सौर सापेक्ष युक्तियों की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पृष्ठ जो होता है वो काला होता है। क्यों, जिससे कि ऊर्जा को अधिक अवशोषित करे। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इसका जो अंदर होता है, कांच लगाया जाता है। ठीक है। और कांच को कौन सा होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, बताओ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बॉक्स होता है उसके अंदर तो हम समतल दर्पण लगाते हैं। ठीक है। लेकिन जो वो होता है, क्या नाम है आपका, जो रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, उनमें कन्वेक्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम सौर कुकर की बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक बक्सा होता है, और बक्सा के दीवारों पर क्या होता है, काला पेंट होता है। ठीक है। और उसकी सीटें किसकी होती है, कांच की, जिससे क्या होगी, जो भी हीट हो वो उसके अंदर ही रह जाए। ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, सूरज के उसमें रोशनी में रख देते हैं, और 2-3 घंटे के अंदर बॉक्स का तापमान कितना हो जाता है, 100 से 140 डिग्री तक हो जाता है। ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लो, कुछ ऐसा होता है जो आपको दिख रहा है सामने। ठीक। हम बात करें इसका लाभ क्या है, तो भाई देखो, सबसे पहला लाभ तो ये जीवाश्म ईंधन से बचाता है। तो इससे बचाए तो obviously तो प्रदूषण कम होगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है। और एक से ज़्यादा खाना एक साथ बनाया जा सकता है। हानि क्या है, हानि ये है कि भाई सूरज 24 घंटे तो होता नहीं, तो यानी रात के समय इसका यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है। बारिश के मौसम में सूरज दिखता है क्या, नहीं, तो वहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा क्या है, आप देखते हो दिन में सूरज की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसके लिए क्या है कि हमें बार बार उसको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली उसमें आ सके। और इसमें हम तली हुई चीज़ें नहीं बना सकते, यानी कि पकोड़े वकोड़े सोच रहे हो तुम जो कि हम बना लें इसमें, तो वो नहीं बनेगा। ठीक। अगर हम बात करें सौर सेल की, तो सौर सेल क्या होता है, तो बेसिकली ये जो है, ये सूरज की ऊर्जा को सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, अभी ये कर देता है विद्युत में। ठीक है।
इसमें क्या होता है 0.5 से 1 वोल्ट तक का होता है, ठीक है, जो कि आपको 0.7 वॉट की जो विद्युत शक्ति वो उत्पन्न कर देता है, ठीक। और हम अधिक संख्या में अगर उसमें संयोजित करते हैं तो ये बेसिकली क्या है कि सोलर पैनल कहलाता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। सोलर सेल के लाभ क्या है, हानि क्या है? तो लाभ तो भैया देखो ये है कि कोई गतिमान पुर्जा यानी कोई चलने वाली चीज नहीं है, तो यानी कुछ खराब होने लायक उसमें है नहीं, ठीक है। दूसरी, उसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं आती, ना के बराबर है, ठीक। तीसरा क्या है कि बिना किसी फोकसन, ठीक है, यानी कि छत पे आप आजकल देखा होगा छत पे लगी हुई स्कूलों के, सरकारी बिल्डिंग्स के, दिल्ली के अंदर तो खासतौर पर ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग में लगी हुई है, तो बस सीधा लगा देते हैं छत पे, सूरज की रोशनी आ रही है, काम खत्म। सुदूर स्थानों पे जैसे मान लो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक पिलर लगाना है, वहाँ पे लाइट चाहिए, तो वायरिंग का कॉस्ट और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आएगी। सबसे आसान तरीका क्या है, जाओ वहाँ पे सोलर सेल लगा दो और सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज हो जाएगी और रात को उसका प्रयोग कर कर आप वहाँ पे लाइट या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो कर लो, और पर्यावरण हितैषी है, ठीक है। अब इसकी हानि क्या क्या है, तो भाई देखो उत्पादन कॉस्ट बहुत महंगी है, क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर लगता है, ठीक है, सिलिकॉन लगता है, सिल्वर की वायरिंग होती है जो कि कॉस्टली मेटल है अपने आप में, ठीक है, सिलिकॉन जो कि बहुत लिमिटेड है, ठीक। उसके अलावा क्या है कि यही दो इसकी कमियां हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, जिसके कारण से क्या है कि हर कोई इसको लगा नहीं सकता। सौर सेल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो भाई देखो जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, उसमें करा जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईंधन का कोई स्रोत तो है नहीं, तो इसलिए उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वहाँ पर सूर्य की ऊर्जा से चलता रहे। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो कहीं पे दूर में कोई रिले केंद्र लगाना है, जैसे मान लो कोई, देखिए छतरी बड़ी बड़ी सी जो होती है, तो वो छतरी अब किसी दूर की जगह पे लगाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेके आएंगे? तो बेटर है वहाँ पे अपना एक सोलर प्लांट लगा दो और सीधी सी बात है वहाँ पे वो काम होता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नलों में आपने देखा होगा, या स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें भी होता है, कैलकुलेटर्स में देखा होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। अगर हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, जब ज्वार भाटा आता है, ठीक है, यानी जब समुद्र का पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, ठीक है, तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो उस पानी को क्या करते हैं, बांध बनाकर रोक लिया जाता है, और जब वो पानी नीचे चला जाता है तो दोबारा क्या करते हैं, बांध को पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे उससे क्या होती है, गतिज ऊर्जा बनती है, और उस पानी के गतिज ऊर्जा से हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है, समस्या ये है कि हर जगह बांध नहीं बनाया जा सकता महासागर पे या समुद्र पे, ठीक है, तो यही इसकी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट आता है हमारा तरंगीय ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो ग्राफिक्स दिख रहे हैं आपको, ये देख लो मशीन चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ये किसका एग्जाम्पल, ये है आपका तरंगीय ऊर्जा का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप देखते हो पानी के अंदर बड़ी बड़ी तरंगे चलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टर्बाइंस घूमती है, और टर्बाइंस घूमने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। अब ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये वहां पर यूज होता है, ठीक है, जहां पर क्या हो कि बहुत ज्यादा प्रबल तरंगे हो, यानी कि बहाव तेज हो। अगर हल्का बहाव है तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तीसरा होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा की, तो इसका बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पानी के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका प्रयोग किया जाता है, और उससे क्या होता है, उस डिफरेंस से अमोनिया को उबाला जाता है, और अमोनिया उबालने के बाद वाष्प बनता है, और जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमता है। अब ये बहुत महंगा होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अगर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा की, तो भू मतलब होता है जमीन, ठीक है, तो यानी कि जमीन की ऊष्मा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जमीन के नीचे जो है ना, जो हीट होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आप कभी वैष्णो देवी गए हो? खैर गया तो मैं भी नहीं हूँ, पर मैंने सुना है वहां पर कि इतनी ठंड होती है, पर एक जगह ऐसा है कि पानी वहां पर उबल रहा होता है। क्यों उबल रहा होता है पता है? जो भगवान में विश्वास करते हैं वो तो कहेंगे भाई कि माता रानी की कृपा है। खैर माता रानी की कृपा है या नहीं है वो तो आप सोचो, मैं बता देता हूँ उसके पीछे का साइंस क्या है। उसके पीछे का साइंस ये है कि वो जो पानी है, जो जमीन के नीचे ज्वालामुखी है, वो उससे कनेक्ट है, तो वो जो हीट है उसमें ट्रांसफर है, जिसके वजह से पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जमीन के नीचे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब जमीन के नीचे पानी उबलेगा तो वो भाप के रूप में कहीं इकट्ठा होगा चट्टानों के बीच में, तो जब वो चट्टानों के बीच में फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, टरबाइन लगाते हैं और उसको छेद करते हैं, और वहां से जब वो भाप निकलता है, उस भाप से हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, और जिससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। लाभ क्या है, इसकी लागत अधिक नहीं होती, ठीक है, और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई अलग से हम कोई और ऊर्जा का स्रोत का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हानि क्या है, सबसे पहला हानि तो ये है कि लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई बहुत गहराई तक पाइप पहुंचाना थोड़ा महंगा पड़ता है शुरुआत में,
तो इसलिए क्या है कि इसका प्रयोग जो है लिमिटेड ही होता है, हर जगह नहीं हो सकता। ठीक है, इसका प्रयोग आमतौर पर कहाँ कहाँ होता है, तो न्यूजीलैंड में होता है और अमेरिका में होता है। ठीक, अब बात करें नाभिकीय ऊर्जा, आजकल सबसे लेटेस्ट में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक बार में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन। ठीक है, विखंडन मतलब होता है टूटना। ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी भारी जो परमाणु है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम या कोई भी है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके हम न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब हम एक को तोड़ते हैं वहां पर कई सारे होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक एनर्जी का एक फॉर्म बनता चला जाता है। ठीक है, एक टूटा, दो टूटा, और इस तरह से एनर्जी क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उससे क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं बिजली बनाने में। ठीक है, अब जो है, जो भी ऊर्जा है, ठीक है, उसका उपयोग हम भाप बनाते हैं, और भाप से क्या होता है, फिर हमारी बिजली बनती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें दो हल्के धातुओं को आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, जिससे क्या होती है, एनर्जी बनती है। जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को टकराया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके न्यूक्लियस में हीट बनेगी, और ये जो हीट है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं बन जाती, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ता है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, यहाँ पे जो हीट बनती है उसका हम प्रयोग करते हैं, और आपने आजकल सुना होगा हाइड्रोजन बम। ठीक है, वो यही है। उसमें भी क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हाई प्रेशर पर टकराते हैं, जिससे क्या होता है, बम के रूप में कार्य करता है। ठीक, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके लाभ होते हैं बेसिकली ये जो है, नाभिकीय ईंधन अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, लेकिन उससे एनर्जी जो बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें CO2 जैसी गैसें नहीं बनती। लेकिन हानि क्या है इसका, हानि ये है कि इसको लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉस्ट आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो विकिरण का रिसाव हो गया, तो बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होगी, यानी लोग बहुत अधिक मात्रा में मर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो अपशिष्ट है, ठीक है, उसका निपटान अगर ढंग से नहीं हुआ तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, और यूरेनियम जो वो लिमिटेड है, ठीक है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे आसपास नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो मैं दिल्ली से बात करूं तो हमारे सबसे पास पड़ता है नरोरा, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बाकी दो चार नाम याद कर लेना, कम से कम दो तो याद कर ही लेना, पूछ सकते हैं। ठीक, अब बात करें पर्यावरण विशेषज्ञ सरोकार। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने ऊर्जा के सभी स्रोत पढ़े, ठीक है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि ऊर्जा का ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो कि 100% प्योर हो। यानी कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं ना, तो एज कंपेयर टू अदर उसमें हानि या प्रदूषण कम होता है, इसलिए हम उसको बेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ, तो मैं तीन चीजें बताता हूँ जो जनरली आप जानते हो, CNG, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो हमेशा प्रेफरेंस CNG को दी जाती है। तो क्या CNG जो है प्योर है? नहीं, CNG से भी पोल्यूशन होता है, बट एज कम्पेयर टू पेट्रोल बहुत कम होता है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो डीजल और पेट्रोल में कम पोल्यूटेंट कौन है, तो पेट्रोल है। ठीक है, तो यानी कि आप ऑर्डर वाइज देखो तो पेट्रोल, डीजल जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट है। उसके बाद अगर हम उससे कम की बात करें तो वो कौन है, पेट्रोल। और उससे भी कम की बात करें हम तो वो कौन है, CNG गैस। तो यानी कि हर एक चीज जो भी हम यूज करते हैं उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या उससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन कम मात्रा में होता है। ठीक, उसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था जो कि NCERT में दे नहीं रखा, पर पूछ लेते हैं कि जो स्पेस के लिए हम जो मिसाइल जाते हैं उसमें फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, तो बेसिकली उसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू एनी अदर फ्यूल वो क्या है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जब वो जो उसका वेस्टेज है वो निकलते हैं H2O, ठीक है, जो कि वाटर है, तो इसलिए उससे इन्वायरमेंट में कोई हानि नहीं होती है। ठीक, अब जैसे मान लो कि जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने भी ले रखा है सोलर एनर्जी का। ठीक है, तो देखो सौर सेल से कोई प्रदूषण तो नहीं होता, पर जब आप उसको वेस्ट करते हो, उसको फेंक देते हो, जब वो काम का नहीं रह जाता, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वेस्ट बनेगा, तो वो भी तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हानिकारक है। समझ में आया? कोई डाउट अगर हो तो कमेंट में बताएं। बाकी ये चैप्टर आपका यहाँ पर हो गया खत्म। गाइज़, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।